ये क्वेश्चन नंबर कट रहा है। हाँ, हम लोग पिछली क्लास में रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे थे, रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक कर लिया था और आज हम लोग 67 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 तक हमने कर लिया था, 67 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करा जाए। देखिए जरा 67 नंबर क्वेश्चन पहले बेटा पढ़ लो। हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है 2, ये प्लेन मिरर है 1। देखिए ये एक मिरर है जिसे मिरर 1 बोला गया है और ये एक मिरर 2 है। ऐसे हमें बोला गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2 एज शोन इन फिगर। हमको मिरर 1 में जो इमेज बन रहा है उसकी वेलोसिटी बतानी है रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मुझे निकालना क्या है। मुझे निकालना वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2, ये हमको निकालना है। अब ये कैसे निकाला जाएगा तो जरा समझो। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में से माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हम इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2, ये हमको फाइंड आउट करना है। राइट, तो चलो भाई, सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों मिरर में इसकी वेलोसिटी देखने जाएं तो जरा देखिए, हम यहीं पे चलो समझा दें। ये वाली वेलोसिटी बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो कि मिरर 2 के पूरी की पूरी पैरेलल है। तो हमने आपको प्लेन मिरर के केस में क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होगी वो सेम रहेगी और जो वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो आप हमको बताओ बेटा, ये वेलोसिटी मिरर 2 के पूरी की पूरी पैरेलल है, तो यहां देखो पूरी की पूरी पैरेलल रहेगी v। ये हो गया इमेज इन मिरर 2। अब बताओ, अगर हमको मिरर 1 में वेलोसिटी देखनी है तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को देखो, ये वेलोसिटी इस मिरर के ना तो पूरी पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो अगर मिरर 1 में हमको इमेज की वेलोसिटी देखनी है तो हमको इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इस मिरर के पैरेलल करना पड़ेगा, ये एंगल बीटा होगा, तो इधर आएगा v cos बीटा और एक इधर आएगा v sin बीटा, v sin बीटा। तो ये जो v sin बीटा है ये देखो इसके परपेंडिकुलर है, ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे v sin बीटा। और ये जो v cos बीटा है ये देखो इसके पैरेलल है, ये बताओ सेम रहेगा ऐसे v cos बीटा। राइट, ये बताओ इमेज इन मिरर 2 हो गया, सॉरी इमेज इन मिरर 1 हो गया, ये 1 है। हमको 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में लिखनी है। अच्छा ध्यान दो, ये दोनों 90 पर है बेटा। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये मिरर के पैरेलल। अगर 90 पे है तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको अगर हम x नाम दे दें, इसको y नाम दे दें। दो 90 पे है तो इनको हम एक्स वाई नाम दे सकते हैं। राइट, कोई दिक्कत। अब देखो, हमको इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम क्या करने चले, हम इसके भी कंपोनेंट कर लेना। देखो एक कंपोनेंट इधर और एक इधर आएगा और ये एंगल बताओ बेटा बीटा होगा। तो इधर आया v cos बीटा और इधर आया v sin बीटा। ठीक, अब देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 अगर हम देखें ये वाला, तो अगर तुमने इसको x माना है तो देखो v cos बीटा आई कैप की जगह में एक्स कैप लिख दे रहा हूं, एक्स का यूनिट वेक्टर। ये वो एक्स है जो हमने अपनी तरफ से माना है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला एक्स वाई नहीं है। ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला एक्स वाई नहीं है, ये एक्स वाई हमने इस मिरर के पैरेलल को एक्स माना है और इस मिरर के परपेंडिकुलर को हमने वाई माना है। राइट, अब देखो भाई, प्लस और ये v sin बीटा जो मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा y कैप, v cos बीटा x कैप प्लस v sin बीटा y कैप। इसमें से माइनस करूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज 2, ये वाला 2। तो जरा बताओ, अगर ये x है तो v cos बीटा x कैप
बी कॉस बीटा एक्स कैप, और ये देखो इस वाई के अपोजिट है तो माइनस वी साइन बीटा वाई कैप। वी कॉस बीटा पूरे से हो गया कैंसिल, ये नंबर देखो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया देखो 2v साइन बीटा, और डायरेक्शन आ गया वाई कैप। वाई कैप का मतलब पहले समझ लो, वाई कैप मतलब मिरर 1 के परपेंडिकुलर। तो चाहो तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड होगा 2v साइन बीटा और डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू मिरर m1। ये हमारा आंसर है 2v साइन बीटा, सेकेंड पार्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। सिक्सटी 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो। Current two 2 meter long plane mirrors are kept 10 centimeter apart as shown in the figure. A ray is incident at 45 degree. The number of reflection ray will suffer. सवाल देखिए क्या है, कोई लाइट रे ऐसे आया यहाँ पे पड़ा 45 पे, तो बताओ यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी तो 45 ही होगा। तो बताओ एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यार ये भी 45 होगा, फिर लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगा 45 पर, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये 45 होगा, और ये लाइट रे फिर रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा 45 पर। तो हमसे करें लाइट रे इन दोनों प्लेन मिरर से बाहर निकलने से पहले कितने बार रिफ्लेक्शन करेगा। तो आप हमको जरा समझाइए कि अगर हम इस दूरी को x मान लें, इसे x मान लें, तो इस ट्रायंगल में जरा tan 45 लगाइए, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 10, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर, x आ गया 10, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझो जरा, इस एक रिफ्लेक्शन में ये 10 सेंटीमीटर, फिर एक रिफ्लेक्शन में ये अगला 10 सेंटीमीटर होगा, राइट, फिर एक रिफ्लेक्शन में ये 10 सेंटीमीटर होगा, यानी हर एक 10 सेंटीमीटर में एक एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मीनिंग निकल के आया। फिर से देखिए, इस एक रिफ्लेक्शन के लिए ये 10 सेंटीमीटर, अगले इस रिफ्लेक्शन के लिए ये 10 सेंटीमीटर, फिर इस रिफ्लेक्शन के लिए ये 10 सेंटीमीटर। क्या हर एक रिफ्लेक्शन एक एक सेंटीमीटर में हो रहा है? तो जितने नंबर ऑफ एक्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, जितने नंबर ऑफ एक्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होने जा रहे हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने तो मैं नंबर ऑफ एक्स निकालूंगा। तो जरा बेटा बताओ नंबर ऑफ एक्स कितने होंगे? तो बताओ टोटल लेंथ मिरर की, टोटल लेंथ ऑफ मिरर, टोटल लेंथ ऑफ मिरर, और इसमें मैं डिवाइड करूंगा वैल्यू ऑफ 1x, वैल्यू ऑफ x। तो बताओ मिरर की लेंथ है 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और एक x की वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ x हो गए 20, और जितने नंबर ऑफ x होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे 20 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक रिफ्लेक्शन में एक x काउंट हो रहा है 10 सेंटीमीटर। तो जितने जितने 10 सेंटीमीटर के डिवीजन होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। तो 200 सेंटीमीटर में 20 बार x डिवाइड होगा, तो 20 रिफ्लेक्शन यहाँ पे काउंट होंगे। क्लियर है? रिप्लाई करिए क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर बेटा देख लो क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, बढ़िया सवाल। A child is standing in front of a straight plane mirror. His father is standing behind him, as shown in the figure. The height of the father is double the height of the child. What is the minimum length of the mirror required so that child can completely see his own image and his father's image?
गिवन द हाइट ऑफ द फादर इज 2L। देखिए सवाल क्या है, ये एक लड़का है, इसकी हाइट L है, ये इसके फादर, इनकी हाइट 2L है। ये लड़का चाहता है कि इसके पीछे जो फादर खड़े हैं ये अपने फादर को भी कंप्लीट देख ले और अपने आप को भी कंप्लीट देख ले। इसके लिए मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले सवाल एकदम क्लियर है। ये लड़का क्या चाहता है कि अपने फादर को भी जो पीछे खड़े हैं उनको भी कंप्लीट देख ले और अपने आप को भी कंप्लीट देख ले। इसके लिए मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो हम इसका नया डायग्राम बनाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, ध्यान दीजिए जरा। मैं तुमसे कहूं, ये मान लो उस लड़के के फादर हैं, ये उस लड़के के फादर हैं, इनकी हाइट है 2L जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। ये वो लड़का है, उसकी हाइट है L, ठीक। और यहां पे उन्होंने एक प्लेन मिरर लगा रखा है, इस प्लेन मिरर की हमको मिनिमम लेंथ निकालनी है। एक काम करता हूं मैं, इस लड़के का जो आई पीस होगा, जो आंख होगा, बताओ वो यहां होगा एकदम टॉप पर। हमने आपको पढ़ाया था, लेक्चर आपने देखे होंगे, हमने आपको पढ़ाया था कि हम इस हाइट को नेग्लेजिबल मान ले रहे हैं। आंख के ऊपर बाल तक की ये जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग नेग्लेजिबल मान रहे हैं, ठीक। इसके फादर का हाइट यहाँ पे है, ये उनका आई पीस है। बताइए ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर हमारा ये लड़का है, चाइल्ड है। ये चाइल्ड चाहता है कि हम अपने फादर को भी कंप्लीट देख लें और अपने आप को भी कंप्लीट देख लें। तो हम एक काम करते हैं, चाइल्ड से कहते हैं पहले तुम अपने फादर को देख लो। तो हम क्या करेंगे, इसके फादर के हेड से रे जाए और मिरर पे पड़े और नॉर्मल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और रिफ्लेक्शन के बाद ये लड़के के आंख में आ जाए। ये एंगल अगर थीटा तो यार ये एंगल भी थीटा। बताओ इतने डायग्राम से उस लड़के ने अपने फादर के टॉप पॉइंट को देख लिया। हम इससे कहेंगे ऐसा करो तुम अपने फादर का बॉटम ये वाला पॉइंट और देख लो, तो तुम अपने फादर को कंप्लीट देख लोगे। फिर से रिपीट करिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये चाइल्ड चाहता अपने फादर को कंप्लीट देखे, तो फादर के टॉप से रह जाए, मिरर पे बड़े रिफ्लेक्ट होके आईपीस में आ जाए। तो बताओ इस रे से इस चाइल्ड ने काम ने अपने फादर के टॉप पॉइंट को देख लिया। हमने कहा बॉटम देखो, तो बताओ बॉटम से रह जाए और यहाँ कहीं बड़े और रिफ्लेक्ट होके आंख में आ जाए। तो जरा सोचो, मैं वो रे दिखा नहीं रहा हूँ, जो रे यहाँ से जा रही होगी वो इसके यहाँ कहीं पैर में पड़ रही होगी, घुटने पे कहीं पड़ रही होगी। तो बताओ जरा, क्या इसके फादर का जो बॉटम पॉइंट है वो इस आदमी के घुटने से गुजरेगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा? इसका मतलब उसे फादर का पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो देखना, हम जरा इसको थोड़ा सा कंप्लीट करें डॉट 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 में। देखिएगा जरा गौर से, यहां पर 3 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2 और ये ट्रायंगल नंबर 3, ये 3 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने जा रहे हैं। कैसे होने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ध्यान दीजिए जरा, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर। अब तुमको सर ये बड़ा दिख रहा है, छोटा, ये रफ डायग्राम है बेटा। तो देखो भाई, ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने जा रहे हैं। क्यों? ये थीटा, यहाँ थीटा बराबर, ये एंगल बराबर और ये मिड में खड़ा है, तो ये दूरी d है। बताओ यहाँ पे भी दूरी d है, तो ये बताओ दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर। तो इस चाइल्ड के ऊपर की ये हाइट पूरी इतनी L है, तो L ये 3 जगह बट गया, L/3 और ये L/3। यानी बताओ ये हाइट, इतनी हाइट L/3 आ गई मिरर की, ये वाली हाइट। अब आ जाओ जरा, अब ये लड़का चाहता है फादर का बॉटम भी देख ले और अपने आप को भी देख ले। तो सोचो, फादर के बॉटम के लिए यहां से रह गई होगी जो इस आदमी के घुटने से गई होगी। यानी इस आदमी को अपना इतना पार्ट तो ऑलरेडी दिख रहा है, वो कह रहा सर इतना और दिखा दो। तो हम पता क्या करेंगे, हम इस चाइल्ड के बॉटम से रे भेजें और मिरर के बॉटम पे पहुंचे और रिफ्लेक्शन के बाद आंख में चली जाए। ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल आई है तो यार ये एंगल भी आई होगा। अब सोचो क्या हुआ कि अगर इतने डायग्राम को देखें हम, तो इतने डायग्राम से वो लड़का अपना बॉटम और अपना टॉप तो इस रे से देख रहा होगा। क्या बताओ जरा, उसको अपने फादर का बॉटम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? यहां से जाने वाली रे, बताओ जो यहां कहीं पड़ रही होगी और रिफ्लेक्शन करके यहां से आंख में पहुंच रही होगी। अगर वो लड़का अपना बॉटम देख रहा है तो फादर का बॉटम तो उसे अपने आप दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 ट्रायंगल को देखो, इसको नंबर 4 बोल दो, इसको 5 बोल दो। 4 और 5
ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, क्यों? ये दोनों एंगल बराबर हैं, और बताओ ये एक साइड कॉमन है, और ये 90-90 बराबर है, दो एंगल बराबर, एक साइड कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यूपी बोर्ड वाले सर्वांगसम कहते थे। तो बताओ ये हाइट अगर l है तो इसका आधा ये l/2 और इधर ये भी l/2। तो बताओ मिरर हमको इधर जो चाहिए वो l/2 चाहिए। तो सोचिए इतने मिरर से वो लड़का अपने फादर को भी पूरा देख पा रहा है और अपने आप को भी पूरा देख पा रहा है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक की पूरी जो हाइट है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बताइए l/3 प्लस l/2 होगा। आंसर आया 5l/6। आंसर है 5l/6 सेकेंड पार्ट। बेटा रे ऑप्टिक्स का आपके पास असाइनमेंट होगा, उसका न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 69 हमने किया। पहले प्लेन मिरर हमने आपको लेक्चर दिए हैं, तो पहले प्लेन मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद स्फेरिकल मिरर का करेंगे। तो अभी प्लेन मिरर का कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर 5l/6 आया। राइट, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 70 देखो बेटा, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज मूविंग विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए वॉल इन सिचुएशन एज शोन द फिगर। साइज ऑफ द स्पॉट फॉर्म ऑन दी वॉल। कह रहा है जो लाइट का स्पॉट इस दीवार पे बना होगा उसकी क्या लेंथ रही होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं बेटा। देखिए भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, अच्छे से समझिएगा। यहां पर एक लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स, जिसे एस नाम दिया गया है। और बेटा यहां पर एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर की जो लेंथ दी गई है वो 12 सेंटीमीटर है। हालांकि सवाल में प्लेन मिरर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और बताओ कितनी स्पीड से शिफ्ट हो रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से शिफ्ट हो रहा है। राइट, तो हम क्या करेंगे, अभी हम इस मिरर को शिफ्ट नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए जरा। दीवार पर लाइट स्पॉट कैसे बनेगा, यहां से लाइट रे आएगी, इस मिरर पे पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के बाद दीवार पे पहुंचेगी। तो दीवार पर कितनी लेंथ में हमको बताइए लाइट का स्पॉट मिलेगा, ये हमको निकालना है। तो देखो होगा क्या, यहां से लाइट रे आया, इस मिरर पे इस किनारे पे पड़ा, बीच में पड़ा, यहां कहीं पड़ा, और इस एंड पे पड़ा। तो जो सारी रे यहां पहुंचेंगी उतने में लाइट स्पॉट मिलेगा। तो हम पता क्या करेंगे, हम हर एक रे के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे किसके लिए, हम डिस्कशन करेंगे लिमिटिंग रे के लिए। तो ध्यान दो बेटा, तो हम क्या करने जा रहे हैं डिस्कशन अपना, यहां से हम एक रे निकालेंगे जो इस मिरर के एंड पे पड़े, ऐसे। यहां हमने ड्रॉ कर दिया बेटा नॉर्मल, ध्यान दीजिए। ये एंगल अगर बताओ थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, ऐसे ये थीटा होगा। लाइट का स्पॉट यहां से शुरू हो गया पी पॉइंट से, ठीक, ये लाइट का स्पॉट पी पॉइंट से शुरू हुआ, ध्यान दीजिए। अब देखना, अब जो रे यहां पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी, यहां पहुंचेगी। हम बात करेंगे अब डायरेक्ट इस रे से जो मिरर के दूसरे एंड पर पहुंचे। तो यहां पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बेटा अल्फा होगा। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये अल्फा एंगल, और ये बताओ मिरर का नॉर्मल था। ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, थीटा थीटा बराबर, 90-90 बराबर और एक साइड कॉमन, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जरा सोचो, जरा सोचिए, ये दूरी अगर x है तो ये दूरी भी x होगी, ठीक। अब आ जाओ, अल्फा अल्फा वाला एंगल बराबर, ये 90-90 बराबर, एक साइड कॉमन, तो ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बताओ भाई यहां से यहां तक परपेंडिकुलर तक की दूरी अगर ये y होगी तो ये दूरी भी बताओ बेटा y होगी।
अब सोचो जरा, लाइट का जो स्पॉट है वो स्पॉट शुरू बताओ यहाँ से हुआ और ख़त्म बताओ यहाँ पे हुआ Q पॉइंट पे। तो लाइट स्पॉट बताओ P से लेकर के Q तक की दूरी है, हमको PQ निकालना है। तो देखो बेटा PQ कितना होगा, यहाँ से शुरू करो, ये y पूरा 2y में से सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2x, यानी हमारा आंसर है 2 टाइम्स y माइनस एक्स, 2 टाइम्स y माइनस एक्स। अब जरा देखो मिरर की लेंथ जो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, बताओ वो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ। जरा इसको देखो ये कितना लिखा है, यहां से देखो, यहां से शुरू हुआ मिरर और यहां खत्म हो रहा है। ये दूरी अगर हमको निकालनी है तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी ये पूरी y है, y में से इतना अगर कम करते हैं x तो क्या बताओ ये दूरी आ गई, यानी 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स जो है यार देखो अच्छे से, यहां से शुरू हुआ यहां तक y है, उसमें से हम इतना x घटा दें तो क्या बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर y माइनस एक्स होगा। तो y माइनस एक्स की 12 रख दो, 2 इंटू 12, आंसर आया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर बेटा देख लो अच्छे से। ये तब की बात है जब मिरर मूव नहीं कर रहा है। अब मैं मिरर को मूव कराने जा रहा हूं, पहले समझ लो बहुत अच्छे से, यहां तक कोई डाउट? मिरर को मूव नहीं कराया तब लाइट का स्पॉट बताओ P से Q तक 24 सेंटीमीटर आया है। अब मैं मिरर को मूव कराऊंगा, पहले इतना कंफर्म करो एकदम क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सभी लोग जवाब दीजिए। लाइट का स्पॉट P से Q तक आ गया है और जो कि 24 सेंटीमीटर आया है, मिरर की लेंथ का डबल आया है। अब मैं मिरर को मूव कराने जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं। अब देखो बेटा यहां समझिएगा जरा, थोड़ा इसमें गंदगी होने जा रही है, इतना सब लोगों ने बना लिया है, ये डायग्राम थोड़ा सा खराब होने जा रहा है क्योंकि हम कुछ रेज और बनाने जा रहे हैं। ओके ध्यान दो बेटा, इस मिरर को हम ऐसे मूव करा रहे थे, कितनी वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकंड की जगह हमने v मान ली, बाद में v को 8 रख देंगे। तो सोचो जब ये मिरर यहां से यहां शिफ्ट होगा तो थोड़ी देर के बाद क्या ये मिरर यहां कहीं पहुंचा होगा, ऐसे ऐसे पहुंचा होगा मिरर, देखिएगा। अब लाइट स्पॉट देखिएगा, तो यहां से हमको रे निकालनी पड़ेगी, नई लाइट रे ऐसे आएगी। ये वाला एंगल नॉर्मल तो देखो बेटा यही होगा, नॉर्मल तो नहीं बदलेगा। तो बताओ ये वाला एंगल पहले थीटा था, अब मान लो थीटा डैश, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा डैश होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे बताओ P पॉइंट पे कट करेगी कि P के पहले कट करेगी कि P के आगे कट करेगी, ये हमें सोचना है। उससे डिसाइड होगा कि लाइट स्पॉट P से इधर खिसका कि इधर खिसका। तो आपको कहना चाहिए सर ये थीटा डैश है, ये थीटा डैश है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनने जा रहे हैं फिर से। वो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, थीटा डैश बराबर 90, 90 बराबर एक साइड कॉमन होगी, क्या दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट होंगे? वो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दूरी अगर x है तो इधर भी x होनी चाहिए। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के P पर ही कट करेगी, ना P के पहले कट करेगी ना P के आगे कट करेगी। इसको कट करना ही पड़ेगा P पॉइंट पर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट होने जा रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो ये अगर x है तो इधर भी x चाहिए, तो इसको कट करना ही पड़ेगा P पॉइंट पर। वेरी गुड। अब देखिए यहां से अब हम इस रे को देखें जो इस एंड पे पड़े, तो यार नॉर्मल तो यही होगा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा डैश होगा, और रिफ्लेक्टेड रे बताओ यहाँ पर अल्फा डैश पे जाएगा। लेकिन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये एंगल बराबर 90, 90 बराबर और एक साइड कॉमन, तो इसको भी कट करना पड़ेगा Q पॉइंट पर। तो लाइट का स्पॉट P से शुरू होगा और Q में खत्म होगा। तो लाइट स्पॉट की ये जो लेंथ है बताओ, ये लेंथ बदली नहीं, अभी भी आंसर 24 ही होगा।
इसका मतलब कुछ समझिए, ये मिरर ऐसे चलता जाए, कितनी भी स्पीड से चलता जाए, हम देखेंगे लाइट स्पॉट जहां से शुरू हुआ था वहीं से अभी भी शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म हुआ था वहीं पे अभी खत्म हो रहा है। यानी ये जो लाइट स्पॉट है ये दीवार पर, स्क्रीन पर शिफ्ट नहीं होगा और ना ही इसकी लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। ये जहां से शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ वहीं रहेगा, लाइट स्पॉट फिक्स रहेगा। ये लाइट स्पॉट दीवार पर मूव नहीं करेगा, लाइट स्पॉट की लेंथ भी चेंज नहीं होगी। जवाब दीजिए। आंसर 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर। जवाब दीजिए। सभी लोग रिप्लाई करिए, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है यहीं से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि फिर जो ट्रायंगल बनने वाले हैं वो कॉन्ग्रुएंट ही बनने वाले हैं, और कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो। राइट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 71 में कह रहे हैं टू मिरर लेवल्ड L1 एंड L2। मैं यहां बना दे रहा हूं, ये L1 मिरर है और यहां पर एक आदमी खड़ा है बीच में, ये दूरी 2 मीटर है और ये दूरी 1 मीटर है, और यहां पर एक प्लेन मिरर है जिसका नाम L2 है। बताओ, दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में एक आदमी है, बताओ इस आदमी की टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? पहले अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि बताओ इस पर्सन की इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? जवाब दीजिए सभी लोग। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? रिप्लाई करिए सभी लोग, मैं जानना चाहता हूं। रिप्लाई करिए। दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। यहां मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री तो हुआ? बच्चों रिप्लाई करें, मैं जानना चाहता हूं। दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल रखें, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। जवाब दीजिए भाई। लेक्चर देखे होंगे, 360/θ-1 का फॉर्मूला पढ़ा था। थीटा यहां 0 डिग्री है, दो प्लेन मिरर पैरेलल हैं, थीटा 0 है, तो 360/θ-1 क्या इनफाइनाइट इमेज बनेगी? अब सोचो जरा, हमसे पूछा क्या है? ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर फ्रॉम द राइट मिरर L2 लुक इनटू दिस मिरर। ये आदमी इस L2 में देख रहा है, सी ए सीरीज ऑफ इमेजेस। सही बात है, इनफाइनाइट इमेजेस को देखने जा रहा है। तो सीरीज ऑफ इमेजेस क्यों लिखा है? क्योंकि इनफाइनाइट इमेजेस को ये देखने जा रहा है। राइट, अब कह रहे हैं द सेकंड नियरेस्ट इमेज सीन इन द राइट मिरर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस। तो बताओ इस मिरर में जो दूसरी इमेज है, दूसरी नियरेस्ट इमेज है, वो बतानी है कहां होगी। तो सोचो, पहली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट खुद बनेगा, तो पहली इमेज बनेगी 1 मीटर पे, I1 1 मीटर पे। इसकी पहली इमेज बनेगी 2 मीटर पे, I1 2 मीटर पे। अब सोचिए, इसकी दूसरी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट होगा I1, वो भी रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सोचो, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज वर्चुअल बनी है I1, लेकिन I1 जो कि L1 की वर्चुअल इमेज है, L2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस मिरर से ये दूरी 325 है, तो यहां पे बनेगी दूसरी इमेज मिरर से 5 मीटर पीछे वर्चुअल इमेज। और इस I2 के लिए मिरर L2 का ऑब्जेक्ट I1 रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इमेज बन के आएगी वर्चुअल इमेज I2।
तो बताओ दूसरी इमेज मिरर से 5 मीटर पीछे, पूछी कहां से, पर्सन से, तो बताओ इस पर्सन से कितना दूर, ये 5, ये 1 है, तो पर्सन से बताओ 6 मीटर की दूरी है। आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड आंसर। एकदम आसान सवाल हो गया बेटा। अगर हम इसकी दूसरी इमेज कहते तो सोचो, इस L1 के लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता वो I1 होता, रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता, ये 3 मीटर, ये 1 मीटर, 4 मीटर होता, यहां पे बनता हमारा दूसरा इमेज, और ये दूरी होती हमारी 4 मीटर। तो इसकी दूसरी इमेज जो L1 की होती वो मिरर से 4 मीटर, अगर इससे कहते तो आंसर 6 मीटर होता, राइट। चलिए, हालांकि हमें इससे नहीं पूछा है, हमें इससे पूछा था, आंसर हमारा थर्ड हो गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आ गया आपके सामने, सवाल पढ़ लीजिए। 72 बेटा, जो लेक्चर हमने दिए हैं आपको ऑप्टिक्स के, वो लेक्चर जरूर देखते रहिएगा, उससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपको, कनेक्टेड है एकदम। तो हम न्यूमेरिकल में बोलेंगे कि हमने लेक्चर में बताया था, तो आपको चीजें वहां से कनेक्ट होंगी, इसलिए लेक्चर जरूर देखते रहिए। अब देखो भाई, 2 प्लेन मिरर्स ऑफ लेंथ L are separated by distance L and a man M2 is standing at a distance L from the connecting line of mirror as shown in the figure. M1 is walking at a distance line 2L parallel to the mirror at speed U. Okay, then M2 at O will be able to see the image of M1 for total time. ध्यान दीजिए सवाल क्या है। यहां पे एक आदमी खड़ा है M2, यहां से एक आदमी M1 U स्पीड से आ रहा है ऐसे, और ये देखो मिड पे खड़ा है, ये L है, इधर भी L है, और ये 2 प्लेन मिरर हैं, ये L लेंथ का है, ये भी L लेंथ का, बीच में ये जगह खाली पड़ी है, देखिए इतना, इतने में कोई मिरर नहीं है, ये बीच में गैप है। तो कह रहे हैं बताओ, ये जो आदमी आ रहा है या ये जो कार आ रही है U स्पीड से, वो इस आदमी को इन दोनों मिरर में कितनी देर तक दिखाई देगी, कितने टाइम तक दिखाई देगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? सुनो अब ध्यान से। अब इस सवाल को करने के लिए पहले क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिए। एक आदमी इस मिरर और इस रोड के एकदम बीचों बीच खड़ा, मिड पे खड़ा है, मिड पे खड़ा है, और बताइए वो आदमी, ये आदमी यू से आ रहा है कार से मान लो, तो ये पर्सन इस मिरर में इस कार को कितने टाइम तक के लिए देख पाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये 2 प्लेन मिरर, ये L लेंथ का, नीचे L लेंथ का, बीच में L खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम तुमको कुछ याद कराते हैं, जरा याद करना जरा। हमने आपको जो लेक्चर दिए हैं रिफ्लेक्शन के, उसमें एक आर्टिकल कराया है बेटा, जवाब देना। और उसमें एक आर्टिकल था कि एक आदमी अगर बीच में खड़ा, मिड पे खड़ा है, पीछे की दीवार अगर h हाइट की, ये दीवार मान लो ये वॉल h हाइट की है, और हमने यहाँ सामने एक प्लेन मिरर लगा रखा है, और हम इस मिरर में पीछे की वॉल को कंप्लीट देखना चाहते हैं। पीछे की दीवार अगर h हाइट की है, तो बताओ यहाँ पे जो मिरर होना चाहिए, उस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या, बताओ इस पीछे की दीवार का 1/3 होना चाहिए। जवाब दीजिए। अगर ये पीछे की वॉल h हाइट की है और मैं मिड में खड़ा हूं, सामने एक मिरर लगा रखा है मैंने, मैं एकदम बीचों बीच खड़ा हूं, और अगर ये पीछे की दीवार h हाइट की है, तो सामने जो मिरर होना चाहिए वो पीछे की दीवार का क्या 1/3 हाइट का होना चाहिए, क्या 1/3 हाइट का होना चाहिए, राइट। ये हमने आर्टिकल कराया है क्लास में, चाहो तो हम इसको ड्राइव कर दें, ड्राइव करें, चाहो तो ड्राइव कर देना 1 मिनट के लिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ये एक वॉल है, ये वॉल है मान लो h हाइट का, और यहां पर एक आदमी, ये कोई व्यक्ति है, ये आदमी का आईपीस, हम पीछे की हाइट, इतनी हाइट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और ये आदमी कोई यहां पे खड़ा है ऐसे, और यहां उसने एक प्लेन मिरर लगा रखा बेटा, और वो चाहता है पीछे की दीवार को इस प्लेन मिरर में कंप्लीट देखना। तो हम क्या करते थे, यहां से रह जाए, मिरर पे पड़े, रिफ्लेक्शन के बाद आंख में आ जाए। अगर ये थीटा तो यार ये थीटा,
बताओ इस रे से उसने पीछे की दीवार को पूरा देख लिया, बॉटम से रे जाए, मिरर के बॉटम पे पड़े, रिफ्लेक्शन के बाद आंख में आ जाए, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। बताइए इस रे से उसने पीछे की दीवार का बॉटम पॉइंट देख लिया। इतने डायग्राम से ये आदमी कह रहा है कि हम पीछे की वॉल को कंप्लीट देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको जरा डॉट 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 में बढ़ा ले रहे हैं थोड़ा, देखिएगा भाई, इसको डॉट 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 में थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, ट्रायंगल को कंप्लीट कर ले रहे हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, अब देखना बेटा, यहां पे अगर हम बात करें ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2 और ये ट्रायंगल 3 को देखो, तो यार ये एंगल बराबर थीटा, ये थीटा बराबर, और बताओ यहां पर ये आदमी मिड में खड़ा है, ये दूरी और ये दूरी भी तो बराबर है। और अगर ये दूरी बराबर है तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये x तो ये भी x है। अब सोचो 2 और 3 को देखो, थीटा थीटा 90 90 और ये साइड कॉमन, तो यार बताओ ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये x। बताओ इस आदमी के ऊपर ये पूरा 3x, जिसमें से मिरर के हिस्से में आया इतना x। अब आओ नीचे देखो जरा, ये ट्रायंगल, ये 4 और ये 5 ट्रायंगल देखो, ये बराबर, ये अल्फा अल्फा बराबर, और ये एल बराबर, तो 5 और 4 कॉन्ग्रुएंट। तो अगर बताओ ये y है तो ये भी y होगा। ऐसे 5 और 6 को देखो, अल्फा अल्फा बराबर, 90 90 बराबर, ये साइड कॉमन, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये भी y होगा। तो ये पूरा 3y है, जिसमें मिरर के हिस्से में y आया। तो पीछे की जो दीवार हमने h लिखे हैं, बताओ वो 3y प्लस 3x है, ये पूरा 3x प्लस 3y है। जबकि बताओ मिरर की जो लेंथ आ रही है, ये लेंथ ऑफ मिरर, ये लेंथ ऑफ मिरर आ रहा है x प्लस y। कितना आ रहा है? x प्लस y, जो कि बताइए h/3 हो जाएगा। तो अगर दीवार h हाइट की है तो मिरर की मिनिमम लेंथ बताइए h/3 होना चाहिए। 1/3, वेरी गुड, 1/3 होना चाहिए। आगे प्रूव हो गया। अब हम इसका इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से अब हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में कैसे करना, ध्यान दो। अब उल्टा बोले, अगर उल्टा बोले, देखो अगर मिरर h/3 का होता तो पीछे की दीवार क्या 3 गुनी दिखाई देती? उल्टा बोलना, ध्यान दीजिए। अगर मिरर h/3 होता तो पीछे की दीवार क्या 3 गुनी h तक दिखाई देती? क्लियर है? अब समझो, अगर हम तुमसे इस क्वेश्चन में आए, सोचो अगर ये पूरा मिरर होता, यहां पे भी मिरर होता मान लो, तो ये पूरा मिरर बताओ कितना होता? 3L होता। और ये बताओ आदमी या मिड में खड़ा होकर के मिरर की तरफ देख रहा है, तो बताओ अगर ये मिरर 3L होता तो ये पीछे का रास्ता क्या बताओ 3 × 9L दिखाई देता? अगर ये पूरा मिरर 3L होता तो क्या ये पूरा 9L तक रास्ता, 3 गुना रास्ता दिखाई देता? क्योंकि आदमी मिड में खड़ा है। उल्टा क्वेश्चन कर दिया मैंने, बोलिए तो जरा जवाब दो। अगर ये पूरा 3L होता तो ये 9L दिखाई देता, तो बताओ बीच का ये L अगर गायब है तो बीच का जो 3L रास्ता होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो 9L में से बीच का 3L नहीं दिखाई देगा, तो पहला 3L दिखाई देगा और आखिरी का 3L दिखाई देगा। यानी टोटल लेंथ बताओ 6L तक, पहले 3L तक वो दिखाई देगा, बीच के 3L में गायब दिखाई देगा क्योंकि बीच में मिरर नहीं है, और आखिरी के 3L में दिखाई देगा। तो टोटल बताओ टाइम, टोटल डिस्टेंस 6L उसको दिखाई दिया, और कितनी स्पीड से आ रहा है? u स्पीड से आ रहा है, तो कितने टाइम तक दिखाई देगा? वो आंसर हो गया 6L/u, थर्ड पार्ट। बहुत आसान सवाल हो गया, एकदम एकदम इजी हो गया बेटा, इजी क्वेश्चन हो गया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, यस सी पार्ट, सभी लोग रिप्लाई करिए।
क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए। बेटा देखो यहाँ पे प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, यहां से शुरू हो रहा है स्फेरिकल मिरर, यहां से शुरू हो रहा है स्फेरिकल मिरर। आप हमें जवाब दें पहले, स्फेरिकल मिरर के लेक्चर आपने देखे हैं? स्फेरिकल मिरर के लेक्चर आपने देखे हैं? रिप्लाई करिए। यहां से स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होने जा रहा है ये क्वेश्चन। स्फेरिकल मिरर के, क्या आपने स्फेरिकल मिरर के लेक्चर देखे हुए हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। स्फेरिकल मिरर आप लोगों ने अगर देखा है तो हम इसके आगे डिस्कशन स्टार्ट कर दें तुरंत। क्यों नहीं देखा बेटा? नो नॉट येट लिख रहे हैं साजिद अंसारी, क्यों लेक्चर नहीं देख रहे हैं आप? लेक्चर आपको दे दिए गए हैं ऑलरेडी, लेक्चर आपके पास पहुंच गए बेटा। आप लगातार देखते रहिए तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन करने में मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। आप हमारे साथ चल पाएंगे सही से। मेजर टेस्ट की तैयारी, बेटा टेस्ट की तैयारी भी करना है और पढ़ाई भी करनी है, ये थोड़ी कि पढ़ाई छोड़ दोगे टेस्ट के चक्कर में। बैलेंस लेके चलना है हर चीज़ को, यही तो स्टूडेंट लाइफ है कि आप कैसे चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। और एक बात बता दें, टेस्ट के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के नहीं जाना होता है। टेस्ट नेचुरल दीजिए, क्योंकि जब नीट का पेपर या जेई का पेपर आप लोग देते हैं तो एक दिन में पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो आपके लिए बेहतर है आप नेचुरल तैयारी करिए कि क्लास में जो पढ़ा, जो हम लोग डिस्कशन करें वो सीख लिया, उसके बाद सवाल आए सामने हम कितना कर पा रहे हैं। नेचुरल आप फेज में आइए आप, ठीक है? रूही, आप टीचिंग की तारीफ करिए बेटा। टीचिंग, अगर टीचिंग अच्छी लग रही तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप मेरे लिए कोई कमेंट मत करिए, पढ़ाई के लिए बात करिए केवल। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाई के लिए आपको थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है ध्यान दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग टेस्ट एकदम नेचुरल दीजिए। मान लो जैसे हमने ऑप्टिक्स पढ़ा, खूब सारे सवाल पहले लगा लीजिए। टेस्ट जब ऑप्टिक्स का हो रहा तो ये नहीं कि एक दिन पहले उसको पूरा रिवाइज कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, एग्जाम के दिन हो ही नहीं पाएगा आपसे। तो आप नेचुरल दीजिए कि हमें कितना चीज़ें दिमाग में हम रिटेन कर पा रहे हैं, और भूल जाए तो कैसे रिकवर करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है? अब आप हमें ये बताइए कि हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें? रिप्लाई करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका करा हुआ हो तो आपको मजा आएगा समझने में। रिप्लाई करिए। क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाए? ये आपका पढ़ा हुआ है, ओके। गुड़िया यादव कह रही है यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। और भी लोग बताएं? यस सर, चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। कुछ सवाल हम लोग जरूर करेंगे आज, फिर आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है? अभी कुछ सवाल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जरा सवाल पढ़ लो बेटा, यहीं पे हम रिवाइज भी करा देंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर में बताया है वो कॉन्सेप्ट भी यहीं बता देंगे। सवाल पढ़ो। ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ए फिक्स्ड स्फेरिकल मिरर। देखो इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्वेक्स भी आपको लेना है, कॉनकेव भी आपको लेना है, राइट? चलिए, द इमेज
मस्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर, मस्ट मूव, मे मूव, विल मूव, ऐसे है। तो चलिए हम कोई भी एक मिरर पहले पकड़ते हैं। मान लो हम कॉनकेव मिरर पकड़ लेते हैं, राइट। ठीक है, हम पहले एक मिरर पकड़ लेते हैं। मान लो हमने कॉनकेव पकड़ा, ध्यान दीजिए ये कॉनकेव मिरर है, यहां पॉलिश है, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। याद करो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, हमने आपको यहां पे हमने आपको 4 रीजन बताए थे। 4 रीजन हमने यहां पे सिलेक्ट करे थे, आपको याद करिए जरा। पहला रीजन जो था वो इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, ध्यान दीजिए। दूसरा रीजन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लिया था, और एक रीजन फोकस और पोल के बीच में लिया था, और एक पोल और एक इनफाइनाइट के बीच में लिया था। हमने आपको सिखाया था अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में होगा, चाहो तो हम कलर चेंज करके, ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा, ध्यान दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती थी। यू और वी का साइन सेम था, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था -v/u। हम थोड़ा रिवाइज भी करवा दे रहे हैं। यू और वी अगर सेम साइन के होंगे तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, तो यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चूंकि हमारा v कम है तो ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ऐसे छोटी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी, इमेज की हाइट छोटी होगी, ऐसे। ठीक, अब देखना, अब कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हुआ तो इमेज हमारा पोल और इनफाइनाइट के बीच में वर्चुअल इमेज बनता था, और वो इमेज, ये देखो u हमारा छोटा होगा और v यहां बड़ा होगा, तो इमेज हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती थी, ऐसे। ये अगर a b था तो ये बनता था a' b', ये अगर p q था तो ये बनता था p' q'। अब पहले अच्छे से समझ लो, बेटा, ये समझ लो। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा है तो इमेज बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्या बताओ ये इमेज रियल? फिर से पूरी बात समझिए, ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, क्या बताओ रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये इमेज होती, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होता तो ये रियल ऑब्जेक्ट होता, इमेज बताइए रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होता। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज पोल और इनफाइनाइट के बीच में होता, और बताओ कैसा इमेज होता, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होता। अगर ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में p' q' होता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, तो इमेज बताओ पोल और फोकस के बीच में होता, और ये हमारा बताइए रियल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज होता। सब हमने लेक्चर में कराया है। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, अब हमारे लिए बहुत आसान होने जा रहा है। अब ध्यान दो, ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ए फिक्स्ड स्फेरिकल मिरर। मान लो वो ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऐसे जाता, ऐसे जा रहा, मान लो u वेलोसिटी से, किसकी तरफ? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर। तो ध्यान दो, अगर ये इनफाइनाइट में होता तो इमेज फोकस पे होती, तो बताओ इमेज इधर की तरफ आता v वेलोसिटी से। तो बताइए जरा, क्या ये इमेज मिरर की तरफ जा रहा है कि मिरर से अवे जा रहा है? मिरर से अवे जा रहा है। अब देखना, अगर ये ऑब्जेक्ट होता ऐसे जाता, इमेज ऐसे आता। ठीक, अब देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता, अगर ये ऑब्जेक्ट होता मिरर की तरफ, तो इमेज बताओ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता तो इमेज भी सेंटर पे होती, फोकस की तरफ जाता तो इमेज इनफाइनाइट की तरफ जाती, ऐसे। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट बताओ मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रहा है। अब इस रीजन में जरा डिस्कस करो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस से पोल की तरफ जाता, इमेज बताइए वर्चुअल इनफाइनाइट से पोल की तरफ आता, तो ये ऑब्जेक्ट बताओ अगर मिरर की तरफ जाता, इमेज भी मिरर की तरफ आता।
जबकि यहां क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रहा है, जबकि यहां ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज भी मिरर की तरफ आ रहा है। तो जरा सोचो कि यानी स्फेरिकल मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर में दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों संभावनाएं हैं। कौन कौन सी दोनों संभावनाएं हैं? कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाए तो इमेज मिरर से दूर भी जा सकता है, और ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जाए तो इमेज भी मिरर की तरफ आ सकता है। क्या दोनों पॉसिबिलिटी बनी हुई है? तो आपका जवाब क्या होगा? मस्ट मूव, गलत। मस्ट नहीं हो सकता। मस्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर, गलत। मे मूव टुवर्ड्स द मिरर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा मे हो सकता है। मे मूव अवे फ्रॉम द मिरर हो सकता है, मे मूव टुवर्ड्स द मिरर हो सकता है, लेकिन मस्ट सही नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि दोनों संभावनाएं हमने आपको दिखाई हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो इमेज बताओ मिरर से दूर आ रहा है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज वर्चुअली इनफाइनाइट से पोल की तरफ टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है। तो स्फेरिकल मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज मिरर से दूर भी जा सकता है और मिरर की तरफ भी आ सकता है। दोनों संभावनाएं बनी है, इसीलिए आंसर हमारा थर्ड होगा, मे मूव। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 74 सवाल पढ़ लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ए इज बी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ए है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फोकस से दिया गया बी। कहां से दिया गया? फोकस से। देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस, बताओ इमेज की दूरी फोकस से पूछी गई है। मिरर हमारा है कॉन्वेक्स, तो ध्यान दो बेटा, हम पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ए है, तो फोकल लेंथ बताओ a/2 हो गया, r/2। फोकल लेंथ a/2 हो गया क्योंकि r बराबर 2f होता है, और इसका फोकस यहां कहीं होगा, और ये दूरी बताओ a/2 होगी। अब बताओ कोई ऑब्जेक्ट फोकस से भी दूरी पर, तो बताओ यहां से भी दूरी, तो जो पोल है यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी बताओ बेटा हमारा, यहां फोकस से ये दूरी अगर b कही गई है तो बताओ पोल से दूरी हो गई b माइनस a/2। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी जो इमेज बनेगी, ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने आपको पढ़ाया था, अगर ऑब्जेक्ट रियल है कहीं भी रख दिया जाए, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बताओ बेटा यहां कहीं बनेगी, ये आएगा हमारा v, पोल से इमेज तक का गैप ये v होगा। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस पूछा है, तुम कहां से बता रहे हो? पोल से v निकलता है, पूछा फोकस से, ये दूरी हमको निकालनी है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमसे पूछा है, बताओ बेटा ये a/2 है, उसमें से ये b माइनस कर दो, a/2 माइनस b, ये हमारा आंसर है। यानी हमको पहले v निकालना है, फिर a/2 में से माइनस करना, क्योंकि दूरी पोल से नहीं पूछी है इमेज की, इमेज की दूरी बेटा कहां से पूछी है? फोकस से पूछी है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अब सवाल, बहुत आसान। सबसे पहले मैं v निकालूंगा, और v निकालने के लिए मैं लगाऊंगा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और वैल्यूज हम लोग विद साइन रखेंगे। साइन कन्वेंशन, ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। तो बताओ कॉन्वेक्स मिरर है तो 1/f 2/a प्लस का होगा, 1/v निकालना है, 1/u देखो जरा, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी माइनस का लिखा जाएगा, v माइनस a/2। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, 2/a, 1/b माइनस का 2/2b माइनस a, हमने एलसीएम ले लिया, तो 1/b बराबर 2/a प्लस 2/2b माइनस a। ठीक है, चलो भाई 1/v एलसीएम ले लो बेटा, a इंटू
2b माइनस a, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 4b माइनस 2a प्लस 2a, 2a से 2a कट गया, पलट दीजिए, v की वैल्यू आ गई a टाइम्स 2b माइनस a अपॉन 4b, ये हमारा बेटा v आ गया। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमारा आंसर है a बाई 2 माइनस b, तो a बाई 2 माइनस v की वैल्यू रखो a टाइम्स 2b माइनस a अपॉन 4b, एलसीएम ले लो बेटा, 4b एलसीएम हुआ तो ये देखो 2ab माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर हो गया, 2ab कट गया, आंसर आ गया a स्क्वायर अपॉन 4b, ये आंसर आ गया। इमेज की डिस्टेंस फोकस से निकल के आ गई, इमेज की दूरी फोकस से आ गई, आंसर थर्ड हो गया a स्क्वायर बाई 4b। बताओ भाई, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो इमेज की दूरी पूछी थी बेटा, वो कहां से पूछी थी, वो दूरी कहां से पूछी थी, फोकस से पूछी थी, पोल से नहीं पूछी। अगर पोल से पूछा होता तो हम डायरेक्ट आंसर वी टिक कर देते, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में फोकस से पूछा है। राइट, आगे बढ़े, जवाब दीजिए, हो गया सबका? रिप्लाई करिए बच्चों, अगर आप लोग कर चुके हैं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म, एक कॉनकेव मिरर है नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, याद करो, मैंने आपको हमने अभी अभी आपको कॉनकेव मिरर में 4 रीजन समझाए थे। ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान देना। एक रीजन लेते थे हम लोग माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, एक लेते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच, एक लेते थे फोकस और पोल के बीच, और एक लेते थे पोल से इनफाइनाइट के बीच। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट, तो इमेज बताइए हमारी इन्वर्टेड बनती थी और छोटी बनती थी ऐसे, ए डैश बी डैश। ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट था, ये रियल इमेज थी। अगर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश होता तो इमेज ए बी बनता, ये रियल ऑब्जेक्ट होता, रियल इमेज बनता। हम एक एक बात क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रियल ऑब्जेक्ट, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। अगर ऑब्जेक्ट हो जाए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच ए डैश बी डैश, तो इमेज बनेगी हमारी ए बी, जो कि रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। राइट, अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा, मान लो पी क्यू ना रखो, इसका नाम पी, एक्चुअली पोल का नाम, चलो पी क्यू रहने दो। तो इमेज जो है हमारी पोल और इनफाइनाइट के बीच में, बताइए भाई, इरेक्ट इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनती पी डैश क्यू डैश। अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल होता पी डैश क्यू डैश, तो इमेज हमारी पी क्यू बनती रियल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट तुम कभी भी पोल और इनफाइनाइट के बीच में वर्चुअल ऑब्जेक्ट लोगे, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में रियल बनेगी। यानी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बना पाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनाएगा। अब चलो पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जवाब दो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, बताओ इमेज बनी आकर के, ये कैसी इमेज, रियल इमेज। ये बिल्कुल सही लिखा है, कैन नॉट फॉर्म, ये कैन नॉट नहीं कर सकता ऐसा। तो बताओ पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करते हैं, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट।
क्या बताओ, रियल ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है? बना सकता है। ये देखो रियल ऑब्जेक्ट है और इस रियल ऑब्जेक्ट की ये कैसी इमेज बन के आई है? वर्चुअल इमेज। कर सकता है। तो ये गलत हो गया, कैन नॉट पूछा हमसे, कैन नॉट पूछा बेटा। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये देखो रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी ये रियल इमेज बन रही है, ये भी गलत हो गया। रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, ये भी कर सकता है, लेकिन कैन नॉट पूछा है, तो कैन नॉट केवल आंसर हमारा फर्स्ट हुआ। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है, तो आंसर बताइए कौन सा हुआ? आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। राइट, कैन नॉट पूछा था बेटा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर की बात थी। 76 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। 76, द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये बताओ फोकल लेंथ है कितना? 20 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट डिस्टेंस पूछा है किसका? रियल ऑब्जेक्ट का, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो भाई हम पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। याद करो, इसमें भी हम लोग 4 रीजन लेते थे। एक रीजन होता था इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, एक होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच, एक होता था फोकस और पोल के बीच, और एक होता था पोल से माइनस इनफाइनाइट के बीच। अब देखिएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती थी। वर्चुअल इमेज और डिमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते थे ऐसे, मान लो उसको नाम देते एम एन, तो इमेज हमेशा रियल बनती थी, इरेक्ट बनती थी, मैग्नीफाइड बनती थी, एम डैश एन डैश। लेक्चर में सब कराया गया है, लेक्चर देखिए। अब बताओ जरा बेटा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये देखो रियल इमेज, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से पोल के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो इमेज बताओ ये बनेगी। यानी ये रियल ऑब्जेक्ट की कभी भी रियल इमेज नहीं बना पाएगा, ये रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, पोल और फोकस के बीच में बनाएगा। अब पढ़ते हैं सवाल। लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर में एक रियल ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो बताओ इमेज की दूरी कहां से पोल से कितनी हो सकती है? तो जरा सोचो, तुम ऑब्जेक्ट पोल से इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखो, इमेज पोल से फोकस के बीच में कहीं भी मिलेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होगा तब इमेज बताओ फोकस पे होगी, तो मैक्सिमम दूरी ये फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो बताओ ये इमेज पोल और फोकस के बीच में मैक्सिमम कितना दूर तक बन सकता है? तो आपका जवाब होगा फोकल लेंथ के बराबर ये दूरी, और फोकल लेंथ इस सवाल में बताओ 20 सेंटीमीटर है, तो आंसर होगा 20 सेंटीमीटर दूर मैक्सिमम बन सकता है। ए पार्ट आंसर हो जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं बन सकता है। यानी आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दीजिए, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी और मैक्सिमम दूर फोकस तक बन सकती है। यानी रियल ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी होगा, इमेज वर्चुअल पोल और फोकस के बीच में होगी, तो मैक्सिमम वो फोकस पर बन सकती है वर्चुअल इमेज, और मैक्सिमम आंसर फोकल लेंथ के बराबर हो सकता है। इसीलिए आंसर हमारा ए होगा, ठीक है बेटा। 76 तक हमने करा दिया है। 77 से 91 तक मैं कल डिस्कस करूंगा 12:30 पर। 77 से 91 तक स्फेरिकल मिरर कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो आप लेक्चर देखते रहिए और लगातार ज्वाइन करते रहिए। कल 12:30 पे मैं लाइव फिर आऊँगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर में। अभी इसमें देखिए आगे क्वेश्चन है बेटा, ये आगे क्वेश्चन है अभी ये, लेकिन मैं कल कराऊंगा क्योंकि आप लोग तब तक लेक्चर वगैरह देख लीजिए एक बार। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यही रोक रहा हूं, इसके आगे हम लोग कल बात करते हैं।